आजकल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊतक यानी कि टिश्यूज। टिश्यूज कैसे बने होते हैं? जैसे कि हमने पहली भी क्लास में समझा था कि अगर छोटे छोटे समूह हमारे सेल के इकट्ठे होने शुरू हो जाए, एक समूह बना ले, ग्रुप बना लेते हैं जब, तो उन ग्रुप्स को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सेल्स हैं, ये वाले, ये सारे सेल्स इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर इन्होंने एक अपना छोटा सा ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को नाम दे दिया टिश्यू। तो हर ग्रुप का अपना एक नाम होता है ना, जैसे स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं कि हर ग्रुप अपना एक नाम रख लेता है। ऐसे ही उन कुछ टिश्यूज ने अपना नाम भी रख लिया, क्योंकि वो लोग कुछ एक पर्टिकुलर काम के लिए जिसमें वो ग्रुप बना रहे हैं। अब जो ग्रुपिज्म हो रही है, ये ग्रुपिज्म कुछ कार्य करने के लिए हो रही है। आपस में ये जो हाथ में हाथ डालकर फ्रेंड्स बने हैं सारे सारे सेल, ये फ्रेंडशिप है, ये जो ग्रुप बनाया है इन्होंने, ये किसी काम को अंजाम देने के लिए बनाया है। ठीक है, ये सब कुछ एक सिमिलर माइंड सेट के लोग हैं मान लीजिए, और सेल मतलब सिमिलर माइंड सेट के हैं, कुछ सिमिलर फंक्शंस के साथ होते हैं, इस वजह से ये इस प्रकार का एक समूह या एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे ये टिश्यू का नाम देते हैं। तो कितने प्रकार के सेल या कितने प्रकार के टिश्यूज हमारे बनते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पर बनते हैं 4 प्रकार के टिश्यूज। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, नर्वस। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के जो हमारे टिश्यूज बनते हैं, इससे ही हमारे बाकी के ऑर्गन्स की संरचनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऑर्गन नहीं बनाते, पर लेकिन वो अपनी एक फॉर्म, उस तरह की टिश्यू फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, वो आगे चलकर कुछ और नहीं बन रहे होते, पर वो उस एक स्टेज तक आके रुक जाते हैं और उसको कोई एक अलग तरह की रूप रेखा नहीं देते। कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कि कुछ सेल्स ने मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाया, जैसे कि हमारी मसल्स बनी। ठीक है, कुछ ने कनेक्टिव टिश्यू बनाया, और कनेक्टिव टिश्यू, एक इसका एग्जांपल हमारे पास सबसे बड़ा सा कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू का? हमारा ब्लड। ठीक है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, वो टिश्यू में आता है। ठीक है, तो कुछ ने ऐसे टिश्यूज बनाए और कुछ ने बनाए एपिथेलियल टिश्यू बनाए, कुछ ने नर्वस टिश्यू, जो हमारे तंत्रिका टिश्यू जो होते हैं, हमारे ब्रेन की जो नर्वस के जो टिश्यूज बनते हैं। अब ये टिश्यू, ब्रेन में टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू एग्जैक्टली अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। क्या ये वही टिश्यू है जो हम जैसे हाथ पोंछ देते हैं, वो वाला टिश्यू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फंक्शनैलिटीज के साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही सूक्ष्मता के तौर पे हम अगर उनको देखते हैं, तो ये मिलकर आपस में फंक्शन कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठकर बात करने वाले जो सेल्स आपस में होते हैं, और इनकी शेप भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। ठीक है, जो ग्रुप बनाती है। ठीक है, तो मेजर तौर पे 4 है, डिविजन जो है मेजर तौर पे 4 है। ठीक है, इंटरनली इनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पर हमें वो नहीं देखना, हमें मेजर वाले में देखना है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं पहले देख लेते हैं एक बार। जो शरीर की सतह, जैसे त्वचा तथा खोखले अंगों अंगों अमाशय, गर्भाशय, गुहाओं, रक्तवाहियों और आदि के भीतर स्तर को ढके ढके रहते हैं। जैसे कि ये एक बनाया इन्होंने एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा बेसिकली ये मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है। ठीक है, अब उसके अंदर की जो लाइनिंग होगी ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से ढकी हुई होगी, उसकी उसको, ताकि उसके ना घर्षण बार बार ना हो। वो जो चीज है, वो जो भी ऑर्गन बनाया हुआ है, वो जो खोखली जगह जो बनाई हुई है, जैसे कि हम साइनस की बात करते हैं, हम कहते हैं ना साइनस में यहाँ पे हमारे गड्ढे होते हैं और खाली जगह है एक तरह से ये वाली, तो वहां क्या बना होगा, वहां किससे कवर करा हुआ होगा? वहां अंदर कवरिंग होगी किसकी? एपिथेलियल की। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे गर्भाशय है, यूट्रस, उसकी भी जो अपनी एक लाइनिंग है, वो भी खोखली जगह है। इसको और अच्छे समझने के लिए अगर हम योग के साथ इसको जोड़ के समझेंगे, तो जहां जहां हमारा स्पेस है, स्पेस से मतलब क्या आ गया? हम 5 तत्व है ना हमारे, आकाश तत्व। तो जहाँ पे आकाश तत्व की बात होती है ना, आकाश तत्व के अंदर, मैं वायु तत्व की बात नहीं करूंगी, जहाँ पे आकाश तत्व की बात हो रही है, आकाश तत्व से जहां जहां आकाश तत्व बन सकता है, बन रहा है, उन उन एरियाज के अंदर जहां जहां स्पेस क्रिएट हो रहा है, जैसे यूट्रस के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, छोटा सा एक स्पेस क्रिएट होता है, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू से उसकी कवरिंग होगी।
ठीक है, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत भी स्पेस बन रहा है वहां पे इन सब की इसकी लाइनिंग बनी हुई क्रिएट हुई होगी। ठीक है, रक्तवाहियां ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, इन सब के अंदर की जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होती है। ठीक है, ये क्या कार्य करती है? रक्षा का कार्य करती है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, सिक्रीशन का और एक्सक्रीशन का। अभी एब्जॉर्प्शन वाली बात से यहाँ थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से मीन्स याद करने के लिए इसको अच्छे से समझते हैं। अब ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसने एब्जॉर्ब करने का काम करना है। डाइजेशन में हम इसको अच्छे से समझेंगे, पर अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसको मेंटली हम समझते हैं। हम पानी पीते हैं, मुख द्वारा हमने पानी पिया, डाइजेस्टिव कनाल के अंदर हमने यहाँ से खाना खाया, ये रहा मुख, ये रहा आमाशय, इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड देन एनस। ठीक है, अब मुझे बताइए, पानी हमने पिया, पानी पी 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 के वो चला गया हमारे पेट के अंदर। ठीक है, पेट में जाने के बाद बड़ी आंत में क्या होगा, जहां उसकी एब्जॉर्प्शन हुई होगी। ठीक है, लेकिन वो गुदा बाग से बाहर नहीं निकलता पानी, एनस के एनस से नहीं निकलता बाहर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है। तो कोई मुझे बताएगा कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी किडनी तो नहीं है, तो वो जो है वो कैसे वहां तक पानी पहुंचा? ठीक है, वो पानी वहां तक कैसे पहुंचा? तो अभी उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे कैसे पहुंचा, पर अभी यहाँ पे समझेंगे वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू पहुंचता है। जब हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो वो चीज किडनी में तब जाके वहां फिल्ट्रेशन के लिए जाती है। और एग्जैक्टली सिर्फ वाटर नहीं होती, वाटर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर जो ब्लड में से जो बेस्ट होता है सब निकालने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है लिक्विड फॉर्म का, उसे हम यूरिन कहते हैं। जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जितना पानी हम पीते हैं उतना हम निकालते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि जब पानी पिया था तो वो एनएस के द्वार से नहीं निकला, वो यूरिनरी फॉर्म से, मतलब यूरिन की फॉर्म से बाहर निकला और द्वार अलग था। तो ये कैसे हुआ? तो ये कुछ इस तरह से हुआ। अभी मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में उस चीज को समझने के लिए कि एब्जॉर्प्शन से कहाँ वो चीज कहाँ जा रही है और कैसे हो रही है, एक चीज से दो चीजों में डिवीजन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि एब्जॉर्प्शन का सिर्फ इसका मतलब नहीं कि एब्जॉर्ब कर लिया, खाना खाया था, न्यूट्रिशन लिए, एब्जॉर्ब हो गया, काम खत्म। अब इसके आगे की भी तो एक प्रक्रिया है जिसको समझने के लिए जनरली हम नहीं सोचते हैं, थोड़ा सा उस तरफ नहीं ध्यान देते हैं, मतलब सोचते हैं तो उस तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो अच्छा, प्रोटेक्शन देता है हमें एपिथेलियल, घर्षण से बचाता है, बाहरी चीजों से बचाता है, वीएनटी जिसे हम कहते हैं। और आसपास की जितनी भी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं या कहीं जितना भी द्रव्य है आसपास का, उनसे हमें बचाता है। कौन बचाता है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिक्रीशन, सिक्रीशन का ये काम भी यही करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी सिक्रीशन होता है वो इन टिश्यूज के अंदर आता है, और उससे आगे हम उस स्राव को हम आगे लेते हैं, धीरे धीरे वो हम तक पहुंचता है। ठीक है, स्राव, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के अंदर भी ये हमारा कार्य करता है। ठीक है, अभी तक उत्सर्जन के बारे में हम किससे किसके किससे पढ़ रहे थे, बताएं? गोल्जी बॉडी था या फिर लाइसोसोम था? लाइसोसोम था ना। गॉल्जी बॉडी था। लाइसोसोम क्या करता है बताओ? फेगोसाइट वो तो भक्षण कंज्यूम कर करता जाता था। था डेड सेल्स को। हम्म। और गाल्जी बॉडी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था। एक और चीज बताई थी, कंफ्यूज हो रहे हो? एक पॉइंट और था, छोटा सा था। मैम ये सिक्रेशन भी करता है ना गॉल्गी बॉडी? नहीं नहीं नहीं, जो पॉइंट पूछा वो बताओ। वेस्ट प्रोडक्ट को करने का काम कौन करता है? मैम मॉडिफिकेशन गॉल्गी बॉडी करता है। हम्म। sorting, transport, and modification.
मैम लाइसोसोम में फेगोसिस होता है ना, वो करता है। नहीं, क्या क्या दोबारा बताएं। गोल्जी apparatus क्या क्या चीजें करने का काम करता है, ध्यान से देखिए दोबारा। मैम ये पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस का कार्य भी करता है। और ये सिक्रेशन का कार्य, मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आगे। बस यही याद है। अच्छा, गोल्जी apparatus क्या काम करते हैं? उसी की बता रही हूँ मैम मैं, गोल्जी apparatus। तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन लेके जाता है? सेल मेम्ब्रेन के पास वेस्ट प्रोडक्ट कौन लेके जाता है? जब ले जाने की बात होती है मैम, तो फिर हम्म गोल्जी apparatus ही होगा। और उसको खा लेने की बात अगर हो? लाइसोसोम। खा लाइसोसोम। लेगा तो फिर लाइसोसोम खा लेगा। हाँ, तभी मैं पूछ रही हूँ कि आपको ये वर्ड क्लियर है, लेकिन उसका एक बार फिर से देखो कि दोनों के बीच में शब्दों में मैंने क्या अंतर लिया है। ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं बार बार आपको दोनों चीजों में मैं डिफरेंस करवाया है। इस तरह के 2 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, कंफ्यूजिंग है, जैसा मैंने पूछा ऐसा ही कंफ्यूजिंग सा ही लगेगा वहां पर भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कल आप क्वेश्चंस बनाएंगे, 5 क्वेश्चंस बनाएंगे, इसी तरह के अजीब अजीब से बनाएंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, उन्हीं के बेसिस पे। ठीक है, चाहे 2 बनाओ, पर अच्छे अच्छे बनाओ, जिससे कि आपकी अपनी खुद की अंदर की जो कंफ्यूजन्स है वो दूर हो। ठीक है, कि एग्जैक्टली ये क्या काम करता है, लाने का काम करता है, ये खुद खा जाता है, क्या करता है। ठीक है, वो वाली चीजें, इस तरह की क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिल्कुल सिंपल और एक होता है कंपाउंड, यानी कि कुछ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ मेल जोल करके कुछ ना कुछ इसका अलग तरीके से बनाया हुआ होता है इनका। सिंपल एपिथेलियल में क्या मिलेगा? स्क्वामस। ओके, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्क्वामस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बना होता कहीं पे, नहीं कहीं पे था। स्क्वामस में सिंपल रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कुछ नहीं होता। और क्यूबॉइडल्स में जैसे ये बने हुए ये जैसे ये क्यूब बनी होती है ना ऐसे करके, क्यूबॉइडल से, ये पूरी संरचना जो बना रखी है वही बना रखी है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल बना हुआ होता है ये वाला, मतलब एक बेड की तरह पूरा प्लेन सा ऐसे बना हुआ होता है, और हर तरफ ये ऐसे क्यूब्स की तरह ये आपस में जुड़े हुए हैं सब कुछ। ये सारे सेल आपस में क्यूब शेप में ऐसी शेप बना रहे हैं, क्यूब शेप बना रहे हैं ये, इसलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियल। आप कॉलमनर में हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि लंबे लंबे वो बने हुए होते हैं, जैसे कि कॉलम्स ऐसे। ठीक है, इस तरह से इनको उस थोड़े लंबे लंबे से होते हैं ये वाले। शेप्स में है ये डिफरेंस, ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर हाँ शेप्स में इनका डिफरेंस आ जाता है। फिर आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड में होता है ऐसे धागे टाइप के, ये एक परत होगी, मान लीजिए ये एक परत है, और इस परत पे कुछ ऐसे 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 धागे टाइप लगे हुए होंगे, सीलिएटेड टाइप, बाल नुमा, छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं ये। ठीक है, ग्लैंडुलर कैसे होते हैं? ग्रंथि, उपकला, ग्रंथियल, ग्रंथियल। ठीक है, अभी इसमें ग्लैंडुलर में हम इसका क्या, ओके ठीक है, इसमें इसकी शेप्स बहुत कम दे रखी हैं। ग्लैंडुलर की शेप भी थोड़ी डिफरेंट होती है, और इन सब पे शेप कुछ खास, जैसे मतलब इन सब की, ये जैसे ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन बेल्ट की तरह है,
ये क्यूबॉइडल हो गया, ये कॉलमनर हो गया लंबा लंबा, जिसे आई थिंक इसको खंबा ना बोलते हैं या कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में भी, स्तंभ, स्तंभ, स्तंभाकार। फिर ठीक है, फिर सीलिएटेड रोमक जो मैंने बताया थोड़ा बालों जैसा ऐसे से, ठीक है। फिर ग्लैंडुलर जो होता है ग्रंथियल, थोड़ा सा ये राउंड टाइप की शेप टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा राउंड टाइप का मिलेगा, ये कुछ इस टाइप का होता है ये, ठीक है। अब कंपाउंड में फिर क्या आ जाता है डिफरेंस इसके अंदर, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं हमारे ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल से मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं ओके, तो ट्रांजिशनल से आप क्या क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे अंतर्वृत्ति, अंतर्वृत्ति। तो ये कहीं इसकी डायग्राम्स क्यों नहीं दे रखे, बच्चों को कैसे समझ आएगा। इसमें क्या होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक के बीच में जो एक जो हम चीजें जो हम कहते हैं ना कि एक शेप से देख के थोड़ी ज्यादा समझ आती है वैसे, पर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में हम कहेंगे जैसे एक ट्रांजिशनल फेज ही कहेंगे इसको, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन की शेप से नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, फिर ऐसे दिखाकर ही ज्यादा चीजें समझ आती हैं वाली। तो ठीक है, स्टैटिस्फाइड स्क्वामस कैसे होगा हमारा, इसमें जैसे कि हमारे ये शायद बना ही हुआ इसका, तो ये आधा देखिए कैसा बना हुआ है, नीचे की लेयर कैसे बनी हुई है, आधी ऊपर की लेयर कैसे बनी हुई है, ऐसे मिक्स में है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में, ठीक है। और ऐसे ही स्टैटिस्फाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड में क्या होगा, वो थोड़े लंबे गांव में नहीं होंगे, वो थोड़े डिफरेंट, इन दोनों इस फर्स्ट लेयर में और सेकंड लेयर में डिफरेंस आएगा इसके अंदर, इस दो में। वैसे आपसे ये पूछेगा नहीं, सिर्फ नाम पूछता है, ये शेप्स नहीं पूछ रहा, पर ये शेप्स इतनी यहाँ पे क्लियर नहीं है। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर में सिंपल सिंपल ये हमारे लंबे खंभों में ऐसे बने हुए होते हैं, कॉलम्स टाइप में ये हमारे जो टिश्यूज बने हुए होते हैं, और एक इसमें बालूनुमा आ जाएगा, तो ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो जाएंगे, सॉरी कॉलमनर सीलिएटेड हो जाएंगे, और जब इसी में ही होगा, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में नॉर्मल आ गया, और ये कॉलमनर में नॉर्मल स्तंभ वाले आ गए। पर लेकिन वो होते किसके हैं, सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। ये दो, ठीक है, और ये इसका होता है, ये इस तरह की कॉम्बिनेशंस के साथ बनी हुई, दो दो टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ होता है, इसलिए इनको स्ट्रैटिस्फाइड कॉलमनर बोला जाता है एक को, और एक को स्ट्रैटिस्फाइड कॉलमनर सीलिएटेड बोला जाता है। स्तंभ के अनुकार उसके जैसा जरूर होगा, लंबे लंबे स्तंभ बने हुए होंगे, उसी प्रकार का होगा। और दूसरे में क्या होगा, उसमें बाल साथ में होंगे, बालों जैसा होगा, सीलिएटेड, जैसे मैंने बताया ना बालोनुमा होता है, तो एक भी वैसा होगा। और फिर दूसरे में जो है 2 और 3 स्टैटिस्फाइड स्क्वामस में जो होता है, अगेन एक प्लेन सी बेडशीट टाइप का होगा। फिर दूसरे में स्टैटिस्फाइड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड, इसमें क्या होगा, जिस तरह से इसकी जो परत, जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, एक स्मूथ होता है एक रफ होता है, इस प्रकार से ऐसा होगा, ठीक है। इसमें शेप्स नहीं है, तो ज्यादा आपको वैसे नाम से ही मेजरली इसको याद करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर शेप्स तो एग्जाम में नहीं पूछता, पर ये इसके टाइप जरूर पूछ लेता है, ये वाला टाइप, सॉरी एक ये वाला टाइप और इसका ये वाला टाइप, और इसके अंदर के जो हमारे हैं 5 प्रकार है, और इसके कौन से हैं, इनके 5 प्रकार है। सिर्फ इनके नाम के हिसाब से ही पूछता है, शेप्स के ऊपर लेकिन नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटीज आगे फिर डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है, और फंक्शनैलिटीज को ज्यादा आगे डिफाइन हम नहीं कर रहे हैं, है नहीं मतलब, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ज्यादा इमेजेस नहीं है इन चीजों को दिखाने के लिए,
ठीक है, मेजरली आपको इनके सिर्फ नाम ही याद करने हैं। कनेक्टिव टिश्यूज को एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा आएगा, ये ऊतक के शरीर का ढांचा प्रदान करती है। ढांचे से मतलब क्या हो गया, इसका जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, उनके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी बहुत हमें काफी हेल्प करती हैं। इन ऊतक में कोशिकाओं एक दूसरे से काफी अलग अलग रहती हैं, मतलब इनके बीच में गैप्स मिलते हैं आपको। अगर एक जैसे कि पीछे वाला था ना, इसके अंदर ये आपस में जुड़ी जुड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं, बीच में इनमें कोई कोई गैप नहीं होता, सभी में होगा। ये वाला भी होगा ना, अगर ये वाला कॉलम की बात करें और ये वाले की बात करें, दोनों में सेम चीज ऐसी ही मिलेगी, दोनों में गैप्स नहीं मिलेंगे, बस शेप्स में थोड़ा डिफरेंस है। ये सिंपल शेप है इसके अंदर, जैसे कहते हैं कि कोई मिलावटी शेप नहीं है, जबकि इसके अंदर एक दो से ज्यादा शेप का मिलान है, इसलिए उनको कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, मैं इसका आपको थोड़ी और इन डिटेल मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी आपको, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए, नाम याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, चाहे भले ही आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, उनकी फोटोग्राफ से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको याद करने में इजी हो जाएगा, मैं वो दिखा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज का मैंने आपको बता दिया, जैसे इसका फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है, और ये दूसरे एक सेल जब दूसरे सेल से बात करता है, या उसके बीच में जो एक डिफरेंस होता है कोशिकाओं में, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि इसमें सेल्स मिलके आपस में समूह तो बना रहे हैं, पर वो आपस में इतने जुड़े जुड़े नहीं हुए, थोड़ा गैप रखा हुआ इन्होंने। ठीक है, कुछ कुछ दूरी पे वो सारे सेल आपस में बिछे हुए हैं, समझिए। ठीक है, जिसके बीच एक स्थान के अतिरिक्त अंत कोशिकाएं पदार्थ, यानी कि इंटरसेलुलर, ये एक वर्ड याद रखिएगा, ये आपने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा, इंट्रा और इंटर। इंटर वही होता है जब दो सेल के बीच की बात हो रही हो, इंट्रा जब होता है वो सेल के अंदर के, खुद के अंदर की बात हो रही होती है। हम कहते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, तो हमारे स्कूल, विद इन स्कूल की बात हो रही है। अगर इंटर स्कूल कंपटीशन है तो दो स्कूल्स के बीच में बात हो रही है। ठीक है, पढ़ा है हमने, राइट। तो जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये मैट्रिक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मार्क कर लीजिएगा, इस पे से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम कैसे समझेंगे, मैट्रिक्स क्या है, जहां हमारे सेल्स एक ऐसा टिश्यू बना लेते हैं जहां पे ऐसे ऐसे करके कुछ एक मैट्रिक्स, सॉरी, ऐसे करके कुछ एक जाल सा बना लेते हैं, ऐसे जैसे कुछ बिछ जाते हैं, तो उनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जहां पे आप समझ लीजिए डॉट 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 रोज और कॉलम्स के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइंड हो इस तरह से, या कोई एक पर्टिकुलर शेप्स में उसको डिफाइंड हो, जिसको देख के वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम समझ पा रहे हो देखकर, तो वो जनरली कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा मिक्सचर्स नहीं होते, जो होगा एक डिजाइन की फॉर्म में होगा, रिपीटेड पैटर्न्स होंगे, और प्रॉपर्ली हम उसको समझ भी लेते हैं आराम से कि ये रिपीटेड पैटर्न्स ऐसे इस तरह से आ रहे हैं। आप देखेंगे नीचे इसके अंदर भी, ये थोड़ा एग्जांपल अच्छा है इसके अंदर, अभी रिपीटेड पैटर्न्स बन के आएंगे ना आगे, पूरे इसमें पूरे टिश्यू के अंदर ये आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, ऐसे की ऐसे ही, सेम टू सेम। ठीक है, जैसा यहाँ पे अगर एक इस पोर्शन में अगर ये कुछ ऐसा है, तो इंटरवल सही होगा, बीच में दोनों का गैप बिल्कुल इक्वल होगा, और फिर यहाँ पे फिर वही सेल और विद सेम उसी पैटर्न से वहां पे बिछा हुआ या कहीं वहां होगा, फिर इतने ही गैप में फिर दूसरा सेल होगा। तो ये प्रॉपर बहुत सीक्वेंस के साथ कनेक्टिव टिश्यू में होता है ऐसा। ठीक है, संयोजी ऊतकों की इसमें कोशिकाएं, डिफरेंस दोनों में एपिथेलियल और इसमें क्या हो गया, इसमें मैट्रिक्स से कनेक्टिव टिश्यू में फर्क क्या हो गया, हाँ दोनों जी, में डिफरेंस ठीक, क्या रहा? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या रहा, इसका जो है ना, इसमें 4 प्रकार आ गए, और इसके किसके, एपिथेलियल के, और ये कहाँ यूज होता है उससे इसका डिफरेंस आ गया। तीसरी चीज, ये ना जोड़ने वाला काम नहीं करता, जैसे एपिथेलियल जो होता है, आप समझिए किसी जगह पे अगर गया तो चिपक गया। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एक तरह से दूसरे को संभालने का काम करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसकी जो पकड़ होती है ना, वो एक तरह की आप समझिए कि इतनी जब मैट्रिक्स की बात आती है, या हम कहें कि रेशेदार नहीं बोलेंगे, जैसे किसी चीज को अगर हमने बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है, तो हम कनेक्टिव टिश्यू की ही बात करते हैं, उसके अंदर एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट और हर चीज के लिए, कि वो चीज उससे जुड़ी रहे,
तभी उसको कनेक्टिव नाम दिया हुआ है। सिर्फ इसलिए नाम नहीं दिया हुआ कि ये आपस में सेल इस तरह से एक अलग तरीके से एक पैटर्न में है, इस वजह से सिर्फ इसका नाम नहीं दिया, इसकी फंक्शनैलिटीज की वजह से भी इसका नाम दिया। अब आपने कहा सिर्फ इसका डिफरेंस की बात करें तो जो शेप्स हैं इनकी, ये वाली 5 प्रकार की इसकी शेप है, 5 प्रकार की इसकी शेप है। बेसिक शेप्स में जो इनका जो एक स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है, ये आपस में इकट्ठे जुड़े हुए हैं, पहला डिफरेंस यही है। जबकि कनेक्टिव में ये आपस में सेल्स जुड़े नहीं हुए, उनके बीच में गैप नहीं है। जबकि कनेक्टिव वाले में सेल्स आपस में इतने टाइटली बाउंड नहीं है, इनके बीच में गैप है। हम इन दोनों के बीच में आकाश तत्व यानी कि स्पेस हम देख सकते हैं, ये फाउंड करा जा सकता है। मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है, मेजर डिफरेंस ये है। जी मैम, ओके, समझ। हाँ, मतलब जो गैप हो जाता है कनेक्टिव वाले में, उसमें गैप नहीं होता। हाँ, और उसी की ही बेसिस पे जब गैप नहीं है तब भी देखिए उसके बीच में उन्होंने किस तरह से अपने आप को सेल्स ने जोड़ा हुआ है। कोई लंबे लंबे खंभों की तरह अपने आप को जोड़ के बैठा है, और कुछ ने थोड़ा सा बालानुमा बड़ा पतला पतला सा उसके अंदर सेल का जो वो है शेप बन के आ रही है, वो कुछ इस तरह से, लेकिन जुड़े हुए इकट्ठे। फिर किसी में आता है क्यूबॉइड टाइप की शेप बना रखी है, किसी में सिंपल एक बेड टाइप की शेप बना रखी है, किसी में मिक्सचर बना रखा है। तो कितने हम कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं, लेकिन इन अ टाइट बाउंड शेप के अंदर वो हमारे एपिथेलियल के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर वो दो दो तरीके की फंक्शनैलिटी शो नहीं कर रहा तो वो सिंपल के अंदर आएगा। जब वो दो दो तरीके की या डिफरेंट या दो से बहुत ज्यादा तरीके की फंक्शनैलिटी शो भी कर रहा है, और उसकी शेप भी एक जगह से देखो तो कुछ और शेप है, ऊपर से देखो तो कुछ और, नीचे से देखो तो कुछ और, जैसे यहाँ पे लेयर्स के अंदर है, इसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जब लेयर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता उसे हम सिंपल बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा इसके बीच में? जी मैम। ठीक है, चलो। कनेक्टिव टिश्यू में इसकी एक चीज और भी है। जी, ये रहा। संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं विभिन्न रंग, रूप और आकार की होती हैं, यद्यपि सबके संयोजी की कार्य में समानता होती है। यानी कि जो इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं वो तो ऑल ओके, पर लेकिन इनके अंदर जो इनके डिफरेंट टाइप के जो हमारे इसके अंदर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कलर सिखाने की कोशिश करी समझाने के लिए, ठीक है। इनके डिफरेंट होते भी हैं वैसे, डिफरेंट रंग के भी मिलेंगे, थोड़ा सा शेप भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इन कोशिकाओं के अंदर अंदर की बात कर रही है, ठीक है। सॉरी, इनके तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी चीजें मिल जाएंगी, हम उनको स्टेन करेंगे तो किसी का कोई कलर आएगा तो किसी का कोई कलर आएगा। और डिफरेंट कलर्स के रूप भी होते हैं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, और थोड़ा सा इनका जो बाहर का फ्रेमवर्क है थोड़ा सा वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। ये सेल उसके अंदर टिश्यू के अंदर देखने को भी मिलता है हमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है नहीं है इतनी, पर हाँ, टू अंडरस्टैंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू मेसेनकाइमल सेल्स से उत्पन्न होते हैं। ये आप नाम याद कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं बना हुआ था ये दोनों पे, पर फिर भी आप मेसेनकाइमल में नहीं बोलूंगी कि ना याद करें, आप करें जरूर। मेसेनकाइमल सेल से ये उत्पन्न होते हैं ये, ठीक है। इनका जो बेसिक बर्थ जो इसमें होते हैं, जर्म लेयर्स बनती है हमारी, ठीक है। जब गैमेट से ब्लास्टुला बनता है, फिर जब जर्म लेयर बन रही होती है, उन जर्म लेयर्स के अंदर हमारी 3 जो बेसिक लेयर्स बनती है उनमें से एक ये होता है। तो मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वहां की बात हो रही है ये, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में जो बन रहा होता है ना, तब की बात हो रही है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना कनेक्टिव टिश्यू, ये बन चुका, इसमें काफी सारे चेंजेस आ चुके, उसके बाद हम एक टिश्यू की बात कर रहे हैं कि अच्छा ये वाला टिश्यू कैसा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं। इसमें देखो कलर्स भी तुम्हें मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के देखने को मिल सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल सकते हैं, उनकी थोड़ी डिफरेंट शेप्स भी इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। उनके अंदर की जो चीजें हैं जैसे रेशेदार हो गई, थोड़ा सा इसके जो अंदर के जो
एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो शेप्स हैं, जो एक अपनी सेल की जो अपनी शेप दिखा रहा है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। कुछ इस तरह से देखने को मिलता है हमें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमें एपिथेलियल के अंदर भी थोड़ी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या किस तरह के टाइप्स हो गए, जैसे कि रंग रूप की और हम आकार की बात करी थी। इसके अंदर फिर इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, उसे क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला होता है एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस येलो इलास्टिक टिश्यू, रेटिकुलर hemopoietic टिश्यू, हेमोपोटिक टिश्यू, कार्टिलेज, बोनी टिश्यू, लिम्फोइड, म्यूकोइड। ये नाम आप याद कर सकते हैं और ये नाम इम्पोर्टेंट है, इनमें पूछता है ये वाले नाम कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, मैम इससे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने, हमें दिखा रही हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, इन्होंने दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ हमारे किस प्रकार से हमारे येलो टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या फाइबर्स टिश्यू कहाँ कहाँ है। जैसे ये वाला हमारा फाइबर्स टिश्यू, अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, और ये जो जितना भी वसा है ना, ये जितना भी हमारे सेल, सॉरी हमारी ये जो अपर लेयर होती है हमारी स्किन की, यहाँ पर स्पेशली पेट वाली जगह पे, पेट वाले भाग पे, यहाँ जो होता है, यहाँ पे आपको एडिपोज टिश्यू अच्छा खासा पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो जो बच्चों का भी हम देखते हैं ना कि एडिपोज फैट, हम कहते हैं कि जब बच्चे बड़े गोबलू गोबलू लगते हैं उनके, हम देखते हैं कि एक बेबी है जो बहुत छोटा है, फिर जब उसकी एज बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसका फेस पे जो वो एक चबीनेस है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। फिर वो बड़ा लगने लगता है और थोड़ा हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है। हम तक हमारी एज तक आते आते हम देखते हैं कि काफी फेस पे एक वो जो एक चबीनेस है वो नहीं रह जाती। वो एडिपोज फैट भी कहते हैं हम उसको, एडिपोज टिश्यूज की भी हम बात करते हैं, ये बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब भारी मात्रा में, क्योंकि उनका जो एक स्किन का जो एक फैट लेयर जो उनके ऊपर होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा चबी या क्यूट कहे हमें वो दिखते हैं। और वैसी स्किन हमारी नहीं होती है। हम स्किन की बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ स्किन नहीं होती वो चीज, स्किन के अंदर की जो एक लेयर है वो जो उनको एक क्यूटनेस देती है वो इसकी वजह से आती है। ठीक है, जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज हम ये समझ सकते हैं कार्टिलेज कैसा होता है। कार्टिलेज होता है कि एक होता है बोन जो बहुत हार्ड है, ठीक है, फिर एक आता है उससे थोड़ा कम सख्त टेंडन, उससे भी थोड़ा कम सख्त कम सख्त में हम ऐसे डालेंगे कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज कैसा होता है, जैसे कि हमारी नाक का जो अग्र भाग है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे कान है जो बाहर वाला भाग है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। थोड़ा सा ठोस है पर बहुत ठोस नहीं है। ठीक है, तो वो जो टिश्यूज बना रहे हैं वो कौन बनाते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, नाक के आगे आप क्या बोलोगे, नाक के आगे कौन सा लगा हुआ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कौन से वाला, हमारा कार्टिलेज वाला। ठीक है, ऐसे धीरे छोटी छोटी चीजों को हम याद करेंगे। ठीक है, फिर आता है लिगामेंट्स के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे। एक होता है जो हमारी बोन टू बोन जोड़ने में काम आता है, और एक होता है बोन और मांस को जोड़ने में, मसल्स को। ठीक है, उनको आपस में पकड़े रखने के लिए एक एक उसका कार्य करता है। ठीक है, पर ये बड़े फाइब्रस होता है, जो लिगामेंट होता है वो बड़ा फाइब्रस होता है। और फाइब्रस क्यों होता है, रेशेदार क्यों होता है ये, क्योंकि जैसे प्लास्टर कभी किसी ने नोटिस करा है, उसमें आप देखेंगे बड़े एक परत लगी हुई होती है, जैसे जैसे बहुत सारी पट्टियों को, जो पट्टी बांधते हैं जख्म के ऊपर, ऐसे बहुत सारी पट्टियों को इकट्ठा कर करके एक मोटा सा एक पुलिंदा सा बना देते हैं, जिसको हम एक प्लास्टर की फॉर्म, जो हाथ पे या पैर पे कभी किसी के चढ़ता है तो हम देखते हैं ना, उसके अंदर थोड़े रेशे से दिखाई दे रहे होते हैं। कुछ इस प्रकार का ही होता है, लिगामेंट भी कुछ इस प्रकार का ही होता है, जिसके अंदर हम रेशे बड़े आसानी से देख पाते हैं। आसानी से देख पाते हैं मीन्स इट्स वेरी इजी, बहुत फाइब्रस सा होता है ये। और इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसी ये ज्यादा बेटर ही रहेगा। अगर आप इसको देखें कि जैसे हम पट्टी काटते हैं और वो साइड्स से जो उसका जो एक आप देखेंगे उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है, लाइंस लाइंस ऐसी बनी होती है ना, अजीब सी, ऐसी ऐसी सी, एक
कपड़े की जो लाइंस इस तरह से बनी हुई होती है, जालदार जो सब कुछ बना हुआ होता है, वो सॉरी, वो जो जाल नुमा जैसा बना हुआ होता है ना, वो उसको हम कहते हैं एक तरह से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसका कुछ इस तरह से होता है। ये करता क्यों है, ये क्यों बना होता है इस टाइप का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? एक और चीज भी उसके अंदर देखने को मिलती है, लिगामेंट्स तो होते हैं, हमारे फाइब्रस जॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी इस चीज को थोड़ा सा आप समझेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। ये आपस में किसी भी जोड़ने के लिए ना सबसे अच्छा वाला माना जाता है इसको, जब किसी को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना हो, बहुत स्ट्रांगली जोड़ना हो, फेविकॉल के जोड़ की तरह, ये वहां बड़ा अच्छा काम आता है, ठीक है, इस तरह का जालनुमा। फिर देखते हैं कार्टिलेज का, मैंने आपको बता दिया। बोन बहुत डेंस होता है, ठीक है। या इसके बीच में ना ज्यादा गैप्स नहीं होते, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता बोन, ठीक है ना। अंदरला पार्ट जरूर उसके आपको मिलेगा, लेकिन बाहर से बड़ा ठोस होता है वो। तो उसका जो बनाते हैं, वो जो बोन बना होता है, वो किससे बना, क्या कहेंगे हम, किससे बना हुआ होता है उसका मैट्रिक्स अंदर से? हमारा बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। फिर आता है ब्लड, जैसे मैंने बताया इसका सबसे बेसिक एग्जांपल, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ अ टिश्यू, या कहेंगे व्हाट इज ब्लड, ऐसे पूछते हैं, व्हाट इज ब्लड। तो नीचे लिखा होगा, कोई ना कोई टिश्यू के नाम दे रखा होगा, तो उसमें से आपने क्या सिलेक्ट करना होगा, कनेक्टिव टिश्यू। इट्स वेरी कॉमन, जनरली लोगों को नहीं समझ आता कि इसमें हम किस पे क्लिक करें, कि व्हाट एग्जैक्टली द ब्लड इज। क्या वो ऑर्गन है, क्या वो एक टिश्यू है, क्या वो एक सिर्फ प्लाज्मा है, क्या वो एक लिक्विड है, या जेली पदार्थ है, ऐसे करके कुछ ना कुछ अजीब सा बड़ा रिलेटेड सा आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। चले, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं हमारे, थर्ड टाइप इसका आ गया टिश्यूज का। मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो हमारी बॉडी की जितनी मसल्स हैं उनको बनाने का कार्य करती हैं। आपको स्क्रीन दिखाई देगी मसल्स वाली? यस मैम। ओके जी। पेशी ऊतक संकुचशील तंतुओं से मिलकर बना होता है, इससे शरीर से किसी भाग में गति होती है। जैसे कि आप ये इनमें बहुत सारा ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और हाथ हिलाना, मूव करना, भागना, ये सब जो कार्य करने होते हैं, ये सारे कार्यों में हमें बहुत बहुत ज्यादा हमें बहुत हेल्प करता है। अब जो अंदर कुछ टिश्यूज की लेयर्स बनी हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो जो लेयर्स बनी हुई है, एक तो लेयर होती है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक लेयर बनी हुई होती है कि जब हम भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए, और हमें ब्रेन से कनेक्टिविटी भी चाहिए, हमें ब्रेन से कनेक्टिविटी भी चाहिए, और हमें भागना और सारे बाकी सारे काम भी, कार्य भी करने हैं। और इन कार्य करते वक्त कोई भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि मेरे ऑर्गन्स के ऊपर कोई हार्म हो जाए, कुछ भी किसी प्रकार से कोई भी नुकसान मेरे ऑर्गन्स को पहुंचे। तो उसकी ना काफी अच्छी मोटी परत कई बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगी, देखने को मिलती है। और कई जगहों पे इतने ज्यादा मसल मास कहेंगे हम, वो नहीं होता, और बहुत सी जगहों पे बहुत अच्छे से होता है, बहुत गूढ़ा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक हमें इरिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उत्तेजनशीलता प्रोवाइड करता है, कंडक्टिविटी देता है, और लचीलापन, इलास्टिसिटी देता है। इस प्रकार के जो हमें गुण हमें किससे मिलते हैं, हमें इससे मिलते हैं। बोन्स जो होती है एक फ्रेमवर्क देगा, ठीक है, बोन्स जो होती है वो एक फ्रेमवर्क देगा हमें, लेकिन जो उसको एक चलाने का कार्य जो करवा रहा है बोन्स को, वो मसल्स करेगा। हम जब देखते हैं स्केलेटन है, स्केलेटन तो एक नॉर्मल पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर वो चीज नहीं है, वो मूवमेंट वैसी नहीं होगी। वो क्या जिस तरह से बड़ा रोबोटिक मूवमेंट रहेगी उसकी। अगर एक हम सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर को, एक स्केलेटन को, कंकाल को अगर हम देखेंगे, अगर उसे हम हिलाते बड़ा ही रोबोट जैसा उसका हाथ हिलने वाला तरीका देखेंगे हम, वैसा रहेगा। लेकिन जब मांसपेशियां उस पर लग जाती हैं, तो इस प्रकार से उसके जो मोमेंट्स होती है बड़ी सॉफ्ट और बड़ी ही लचीली मोमेंट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। लचीलापन किससे आएगा, इलास्टिसिटी से, और इलास्टिसिटी किससे आएगी, हमारे मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू से, ठीक है। कि कंडक्टिविटी का भी काम करता है। कंडक्टिविटी से क्या मतलब यहाँ पे बनेगा, जैसे कि हम जब चल रहे हैं और पैर में कोई कांटा चुभा, या हम खड़े हुए थे और बारिश हो गई, तो वो जब महसूस होगा, मेरे को
पता नहीं चला कि मैं मेरा ध्यान कहीं और था, मैं फोन पे थी या कुछ था और मुझे पता नहीं चला। एकदम से मेरे पास कुछ पानी की ड्रॉप्स गिरी मेरे हाथ के ऊपर, तो मुझे एकदम से समझ आया कि पानी कहाँ से आया। मैंने ऊपर देखा तो देखा हाँ बारिश हो रही है और अभी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल अभी मध्यम मध्यम स्टार्ट हुई है। तो वो जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी का मतलब क्या, जैसे ही पानी की ड्रॉपलेट्स मेरे ऊपर पड़ी वो मैसेज गया मेरे ब्रेन तक, एक ये कनेक्टिविटी, ठीक है। और फिर कनेक्टिविटी क्या होती है कि मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप पार्क में बैठे हैं खाना खा रहे हैं और अचानक से आपने देखा कि आंधी तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवा स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज। तो आप फटाफट से अपना खाना पैक कर लोगे, वापस उठ के जाने लगोगे, जल्दी जल्दी करोगे सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन जो आपने निवाला अपने मुंह में लिया वो गले से नीचे उतरा और आपके स्टमक तक गया। ये जो कंडक्टिविटी आपकी हो रही है, ये सारी कंडक्टिविटी आपको बता के नहीं हो रही है। आप अपने मेंटली आपने नहीं कहा कि ऐसा करो, पर आप फटाफट कर रहे हो और वो ऑटोमेटिकली हो गया। नीचे से आप खाना पैक कर रहे हो और मुंह में निवाला था आपके, आपने च्यू करा, आपने जैसे ही उसको निकलने के लिए अंदर करा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारे गले में जो होती है, जिसकी वजह से हमारा खाना नीचे की तरफ उतरता है, वो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में जब आप खाना खा रहे थे और आपके मुंह में था और आप पैक कर रहे हो, सामने से आपने देखा कोई जंगली कुत्ता सामने से आ रहा है भौंकते हुए और आपकी तरफ एकदम से अटैक करने वाला मोड पे है। आप तो सारा सामान वहीं छोड़कर ही वहां से भागोगे, लेकिन जो पेरिस्टालसिस की मूवमेंट हो रही थी, चल रही थी, वो अभी भी कंटिन्यूड रहेगी। खाना अभी भी पेट में जाएगा, खाना अभी भी पचेगा, ठीक है, वो नहीं रुकेगा। सॉरी। लेकिन साथ साथ में क्या हुआ, आपकी बॉडी ने खाना छोड़ के खाने पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए, वो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन वो वाली प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा या कम करते हुए, ताकि इससे आपको व्याधि उत्पन्न ना हो, कि खांसी ना आए, जैसे खाना गले में ना अटक जाए, ये सब कुछ करते हुए उसने पहले खाने को नहीं, वो खाना साथ साथ में नीचे भी उतरेगा, साथ साथ में आप भागेंगे भी। और जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के अंदर हमने बहुत सारी एनर्जी स्टोर करके रखी हुई थी, जो हमें कभी वक्त पड़ते हुए जरूरत पड़ सकती थी, वो ऐसे वक्त में एकदम से आपकी बॉडी में आएगी। तो ये सारी कंडक्टिविटी है और आप बहुत तेजी से भागेंगे वहां। ये किसके अंदर आएगा, कंडक्टिविटी के अंदर आएगा। उत्तेजनशील, इरिटेबिलिटी के अंदर कई चीजें भी आती है, जैसे कि फंक्शनैलिटीज के अंदर ये डिफाइन भी करता है इसको, कि जैसे कि इसको हम कैसे जैसे कि मसल्स आपस में इनका आपस में हाँ मान लीजिए जैसे कि कोई कार्य चल रहा है, कुछ हो रहा है एंड सडनली यू डोंट, आपको वो चीज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या सेल्स के हमें नहीं पता चल रहा बाहर से, हम भी नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इंटरनली हमारी बॉडी इन सारी चीजों गतिविधियों को इंटरनली अपना कार्य कर रही होती है, आपके या मेरे कहे बगैर वो अंदर कार्य कर रही होती है। इरिटेबिलिटी का मतलब कुछ कुछ चीजों जगहों पे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि किसी भी जगह पर ये कि ना, जैसे कि वॉमिट आना, एक तरह से आप समझिए कि बॉडी में क्या आया, सॉरी बॉडी में नहीं, जैसे कि आपने इसको आप ये कहिए, जैसे कि जो दो सेल्स आपस में से मूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और कोई भी कार्य करे, दो सेल आपस में मिलके आपस में एक तरह से बात करते हुए कार्य करेंगे। और जैसे कि रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे कि ओवम होता है, उसको जो एक गति प्रदान करता है ना, जैसे कि ओवम जो होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वो मूव करते हुए यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, ऐसी होती है ना फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। फिलहाल इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, पर ये कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आता है ना, ठीक है, गमीर जो होता है वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, जो मूवमेंट है, जो गति प्रोवाइड करता है। इसमें एक और एग्जांपल है स्पर्म के लिए। स्पर्म में जो उसकी जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, वो कैसे मतलब वो स्फूर्ति जो है उसकी मूवमेंट चलने की, हाँ अब ये कह सकते हैं चलने के जो है उसके अंदर जो क्षमता है, उसको कोई बाहरी तरफ से कोई पुश नहीं मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि जैसे कि छोटी छोटी सेल्स हैं ये,
और जैसे ही ये अपने आप ही आगे की तरफ मूव करते रहेंगे या इनकी मूवमेंट होती ही चली जाएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम इसको कह सकते हैं। ब्लड में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे तो चलो, एक तो हम समझते हैं कि ग्रेविटी का पुश है, ठीक है, लेकिन वो मूव भी तो कर रहा है कहीं ना कहीं से। जो उसकी जो मूवमेंट बनी हुई है, फ्लो बना हुआ है, जो गति बनी हुई है, वो गति कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? इस इरिटेबिलिटी, यानी कि सिर्फ मस्कुलर में नहीं बोलेंगे, वो जो ब्लड को भी जो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पा रहा है, वो इसकी वजह से उसको मिलती है। ठीक है, तो गति जो होती है, वो स्पीड जो होती है, उसकी वजह से इसको मिल पाती है मूवमेंट के लिए। किसके लिए? मूवमेंट्स करने के लिए। और इसमें आप कह सकते हैं भागना हो गया, और इसमें आप कह सकते हैं सलाइवा के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक में अंतर कोशिका पदार्थ, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस बहुत कम होता है, जिससे कोशिकाएं बहुत पास पास सिटी हुई होती है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह नहीं होता। कनेक्टिव, सॉरी, एपिथेलियल की तरह। एपिथेलियल में सारी चीजें बहुत सटी सटी हुई होती है, बहुत पास पास में। जैसे कि एक घर बनता है ना, तो बहुत पास पास में ईंटें रखी जाती है, उनके बीच में गैप्स नहीं होते इस तरह से। लेकिन जब मसल्स की बात हो रही होती है और एपिथेलियल की बात करेंगे, इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर कंपेयर करा जाए कनेक्टिव से, तो बहुत कम गैप होता है। ठीक है, कनेक्टिव में गैप ज्यादा होता है और मस्कुलर में गैप थोड़ा कम होता है। ठीक है, चले, जिससे कोशिकाएं बहुत पॉजिटिव होती हैं। आगे, मनुष्य के शरीर 40% भाग पेशियों का होता है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। 400 पेशियां रेखित होती हैं, जैसे कि लंबी लंबी नुमा पे होती है। लंबी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, एक रेक्टस एब्डोमिनस भी होती है, जो लंबी लंबी रेखाओं में होती है, इस तरह से ज्यादातर। अब ये देखिए, यहाँ पे भी है, ये लंबी लंबी रेखाओं में है। ये चाहे ये तिरछे में जा रही हो, ऐसे में, चाहे स्ट्रेट में जा रही हो, ये है तो एक तरह से देखा जाए ना, एक रिबन्स की तरह। ठीक है, रेखाओं की तरह ये होती हैं। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं। पीठ में 180 पेशियां पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सीधी, सॉरी, सबसे ज्यादा मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे पीठ में, बैक, डॉर्सल साइड पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स, इसमें क्या होती है, जो टिश्यू बना टिश्यू बन गया, मस्कुलर टिश्यू बन गया, उसके बाद उसके टाइप्स क्या क्या है, हमारे मसल्स के टाइप क्या है? मैम, जी बोलिए। मैम 8 o'clock हमारी दूसरी क्लास है मैम, खाना वाना खाना। ठीक है, ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए, मैं फिर टाइप्स ऑफ मसल्स हम कल करते हैं हमें। ठीक है जी, क्लास में बने रहे।